नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। एमसीक्यू सीरीज़ की ये ग्रुप 5 की दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ, जो ये पेपर 2 है। पिछली वीडियो में भी हमने लगभग 50 जो एमसीक्यूज़ थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे ही और आगे भी और वीडियो में लाता रहूँगा, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर हो जाएँ। तो एमसीक्यूज़ के साथ उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी डाला था, ताकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके अलावा और भी जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं पिछले पेपरों में, लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बार बार उन क्वेश्चंस को देखा गया, उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो आप इनको देखें और आप देख के सिर्फ इनको देखें ही ना, और इसके नोट्स भी थोड़े बहुत तैयार करते जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी पड़ेगी। बाकी तो और लगातार मैं क्वेश्चंस और बना ही रहा हूँ, ढूंढ ही रहा हूँ, तो फिर उनको डालते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और जो भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज, यानी शरीर के असामान्य ऊतकों के सूक्ष्म अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा था कि नॉर्मल टिश्यू और एबनॉर्मल टिश्यू। तो जब एबनॉर्मल टिश्यू की बात आती है तो इसके चार ऑप्शन है, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सा सही उत्तर है जिसमें हम असामान्य ऊतक यानी एबनॉर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है आंसर ए, हिस्टोपैथोलॉजी। आपको पता है कि हिस्टोलॉजी जो होती है इसमें हम नॉर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन यदि कोई एबनॉर्मल टिश्यू होता है तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी देख लेते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी एक चिकित्सा विज्ञान शाखा है जो ऊतकों टिश्यू का सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करती है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों से लिए गए नमूने यानी सैंपल का विश्लेषण किया जाता है, ताकि किसी बीमारी या विकृति का निदान किया जा सके। हिस्टोपैथोलॉजी में मुख्य रूप से उन ऊतकों की जांच की जाती है जो कैंसर, संक्रमण, सूजन या अन्य किसी प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होते हैं। तो यदि किसी पेशेंट को ऐसी कंडीशन बनती है कि उसको कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है या कैंसर जैसी कंडीशन बन रही है, तो उस स्थिति में हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत उसका सैंपल लिया जाता है, उसकी बायोप्सी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, यानी निम्न में से कौन सा एक बिना सीमा वाली झिल्ली वाला कोशिका अंग है, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो इसके चार ऑप्शन है, राइबोसोम, राइबोसोम के बाद दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया और फिर है गोल्जी एपरेटस। तो इसका सही उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये फ्री लिविंग होता है। अब इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लेते हैं। कोशिका के भीतर कुछ कोशिकांग सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर एक सीमा मार्ज मेम्ब्रेन नहीं होती, जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है। इन्हें बिना सीमा मार्ज वाले कोशिका अंग कहा जाता है, यानी विदाउट मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन कहा जाता है। इन अंगों में कौन कौन से हैं, तो देखो राइबोसोम है एक, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन सा ऑर्गन करता है, तो आप याद रखें, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डाल रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो करता है वो राइबोसोम करता है। कोशिका के अंदर मुख्य रूप में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित हो सकते हैं, लेकिन इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। फिर एक और न्यूक्लियोस होते हैं। न्यूक्लियोस नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं और यह राइबोसोमल आरएनए यानी आर और राइबोसोमल सब यूनिट्स के निर्माण में सहायक होते हैं। यह भी एक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, यानी ये दो ऑर्गन ऐसे हैं, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस, जो किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय, यानी रक्त जमावट के दौरान जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो रक्त जमावट के दौरान थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा जारी किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा निकलता है तो वो देखते हैं। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा है ब्लड प्लाज्मा,
तीसरा है ल्यूकोसाइट्स एंड फोर्थ वन इज क्लम्प्ड प्लेटलेट एंड डैमेज टिश्यू। तो आप सबको पता है कि जब भी ब्लड निकलता है शरीर से तो उसको उसका थक्का जमना जरूरी होता है। अगर वो थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड की ब्लीडिंग होती रहेगी, उससे प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगी। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा क्लम्प्ड प्लेटलेट एंड डैमेज टिश्यू, यानी जो क्लम्प्ड प्लेटलेट होती हैं और डैमेज टिश्यू होते हैं उनके द्वारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है जारी किया जाता है। इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देख लीजिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो रक्त के थक्के यानी क्लॉटिंग बनाने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन मुख्य रूप से शरीर के ऊतकों जैसे कि रक्तवाहिकाओं की दीवारों में पाया जाता है और रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए आवश्यक होता है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। किसको? ब्लीडिंग का रोकने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है द ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी, यानी सबसे पुराने यूकैरियोटिक जीव कौन से माने जाते हैं? तो इसके चार ऑप्शन हैं, जियार्डिया, आर्किया, फंजाई, एनिमल्स। तो सबसे पुराने जो हैं वो हैं आर्किया। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आर्किया जो होते हैं वो सबसे। आर्किया एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि बैक्टीरिया और यूकैरियोट से अलग होते हैं। ये जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही प्राचीन होते हैं और अक्सर कठोर और विषम वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे नॉर्मल जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो नहीं हो। जैसे गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग्स में, गहरे समुद्र के समुद्र गति में, और या अत्यधिक खारी या अम्लीय स्थानों पर कौन से जीव पाए जाते हैं? आर्किया। तो ये सबसे पुराने यूकैरियोटिक जीव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड इज, यानी पॉलीसैकेराइड का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए C6H10O6N, C6H10O5N, C6H10O8N, C6H10O4N। तो इसका सही उत्तर होगा C6H10O5। ये इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र जो होता है C6H10O5 और N होता है, जहां n एक समग्र संख्या होती है। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो n आ रहा है, ये वाला n, तो ये क्या है? एक समग्र संख्या है जो ग्लूकोज या अन्य मोनोसैकेराइड की इकाइयों यानी यूनिट की संख्या को दर्शाता है जो पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, यानी कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो हिस्टोलॉजी पहला ऑप्शन, दूसरा साइटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोपैथोलॉजी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा साइटोलॉजी, यानी जो हम कोशिका का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं यानी सेल्स के अध्ययन से संबंधित है। यह कोशिकाओं की संरचना, कार्य, विकास, विभाजन और अन्य जैविक प्रक्रियाओं की जांच करती है। साइटोलॉजी कोशिका के विभिन्न अंगों, सेल ऑर्गेनल्स और उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। तो ये साइटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ध्यान से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस कोशिका अंग में मौजूद होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पहला ऑप्शन है राइबोसोम, सेकेंड वन इज लाइसोसोम, थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फोर्थ वन इज गोल्जी एपरेटस। अब हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो किसमें होते हैं? लाइसोसोम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम जो हो लाइसोसोम में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मुख्य रूप से लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक प्रकार का कोशिकीय अंग यानी सेल ऑर्गेनल है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम विभिन्न जैविक पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने और अवशोषित करने में मदद करते हैं। अब इन हाइड्रो एंजाइम्स का काम होता है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़े और उनको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करें। अगला क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज अप्रोक्सीमेटली, यानी WBC का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है लेस देन 10 डेज यानी 10 दिन से कम, बिटवीन 20 to 30 डेज यानी 20 से 30 दिन के बीच, बिटवीन 2 से 3 मंथ यानी 2 से 3 मंथ के बीच, मोर देन 3 मंथ यानी 3 मंथ से ज्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा बिटवीन 20 to 30 डेज यानी 20 से 30 दिन के बीच में ही जो होता है WBC का जीवन काल होता है। पिछले वीडियो में मैंने RBC का बताया था कि RBC का जीवन काल कितना होता है, वो कमेंट में आप बता दीजिए।
WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफेद रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल एक प्रकार की स्थिति और आधार विभिन्न होता है। सामान्यतः WBC का जीवन लगभग 12 से 20 दिन तक का होता है, लेकिन यह उनकी भूमिका और प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग तो इसको ऐसा माना जाता है कि 20 दिन तक ही जो ये आपकी WBC है ये जीवित रहती है, लेकिन इनकी क्या प्रकृति है, भूमिका है, किस तरीके से काम कर रही है उसके हिसाब, क्योंकि WBC के और भी पार्ट्स होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नोन एज, यानी सूक्ष्म जीव ऐसे जो अपने पोषक के लिए हानिकारक होते हैं, जो उनको पोषण प्रदान करते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कॉमेंसल्स, पैथोजेंस, वेक्टर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पैथोजेंस। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखिए आप इसका, जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने पोषक या होस्ट के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें रोगजनक यानी पैथोजेंस कहा जाता है। रोगजनक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न बीमारियों का कारण बन जाते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीवों के उदाहरण में क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ ये शामिल है। रोगजनक कौन कौन से होते हैं? तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्डोज शुगर है, एल्डोज शुगर इज, तो एल्डोज शुगर क्या है? ग्लिसरोज, दूसरा राइबोलोज, इरिथ्रोलोज या डाइहाइड्रो ऑक्सीस्टोन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्लिसरोज। ग्लिसरोज जो एल्डोज शुगर एक तरीके की ग्लिसरोज है। ग्लिसरोज एक प्रकार की मोनोसैकेराइड है जो एक एल्डोज शुगर है। यह ग्लिसराइड के रूप में एक छोटा सादा शुगर होता है जो 3 कार्बन अणुओं वाली एक शुगर है और एल्डिहाइड समूह -CHO से जुड़ा हुआ होता है। तो ग्लिसरोज एल्डोज जो है एक तरीके की ग्लिसरोज शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के ऊतक के अध्ययन के लिए शरीर के किस भाग की संरचना का ज्ञान आवश्यक है? अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तर्क भी आप लगा सकते हैं, सेल्स का, टिश्यू का, ऑर्गन्स का। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हिस्टोपैथोलॉजी के ऊतक के अध्ययन के लिए शरीर के किस भाग की संरचना का ज्ञान होना चाहिए? तो इसमें किसी भी भाग की संरचना का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ना सेल का अध्ययन जरूरी है, ना टिश्यू का, ना ऑर्गन्स का, इसमें कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस हैज फॉस्फोरिक एसिड एंड 4 नाइट्रोजिनियस बेस, यानी नाभिक के किस घटक में फॉस्फोरिक एसिड और 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं? पहला ऑप्शन है क्रोमेटिन, दूसरा ऑप्शन है RNA, थर्ड ऑप्शन है DNA और नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियाई। तो इसका सही उत्तर होगा DNA। देखते हैं नाभिक यानी न्यूक्लिक के DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड और 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये घटक न्यूक्लियोटाइड के रूप में होते हैं जो DNA की संरचना का आधार होते हैं। DNA की संरचना का जो बेस होते हैं वो यही घटक होते हैं। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये 4 घटक जो हैं ये होते हैं किसमें? DNA में। नाइट्रोजनस के 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेंज ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड इन वुमेन इज, यानी महिलाओं में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में HB की सामान्य सीमा क्या होती है, यानी HB की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है फीमेल्स में? तो इसका पहला ऑप्शन है 12 से 14 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 16 से 18 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 18 से 20 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 8 से 10 ग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 से 14 ग्राम, यानी 12 से 14 ग्राम के बीच में जो फीमेल्स में होता है वो HB की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिजम्स विच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नोन एज, बेजीव जो मेजबान के लिए लाभदायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कॉमेंसल्स, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर्स, तीसरा ऑप्शन है पैथोनिक और नेक्स्ट वन इज कैरियर्स। तो इसका सही उत्तर होगा कॉमेंसल्स। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। बेजीव जो मेजबान यानी जो होस्ट होते हैं उनके के लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें सिम्बोइड्स कहा जाता है। सिम्बोइड्स एक तरीके का संबंध वह प्रकार का संबंध होता है जिसमें 2 जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
इस संबंध में दोनों पक्षों के लिए फायदा होता है। और सिम्बायोइट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कमेंसलिज्म यानी यही और तीसरा है पैरासिटिज्म। तो इनमें ये तीनों जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? सिम्बायोइट्स के अंतर्गत आते हैं। ये तीन प्रकार होते हैं। तो इसमें एक तो सिम्बायोटिक भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से जीव होते हैं जो मेजबान को लाभ पहुंचाते हैं, तो ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, और ये भी ऑप्शन, ये लास्ट वाला ये जो है ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिला? ये कॉमेंसल्स जो है ये ऑप्शन देखने को मिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कॉमेंसल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रायोस शुगर इज, ट्रायोस शर्करा है। ट्रायोस शर्करा क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा ग्लिसरोज, दूसरा ऑप्शन होगा राइबोज, तीसरा ऑप्शन होगा इरिथ्रोज और चौथा ऑप्शन होगा ग्लूकोज। सही उत्तर क्या होगा? ग्लिसरोज। तो ट्रायोस शर्करा क्या है? द ट्रायोस शुगर इज ग्लिसरोज। ग्लिसरोज के बारे में समझे। ग्लिसरोज एक मोनोसैकेराइड है। तो ग्लिसरोज के लिए एक तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या है? मोनोसैकेराइड है जिसे ट्रायोस वर्ग में रखा गया है। इसका वर्ग समझ आ गया कि कौन सा वर्ग है? ट्रायोस वर्ग में रखा है। यह शर्करा में 3 कार्बन अणु होते हैं और यह एक एल्डोज शर्करा है। ग्लिसरेज का रासायनिक सूत्र C3H6O3 होता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लिसरेज का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो C3H6O3 होता है। यह एल्डिहाइड समूह -CHO से जुड़ा होता है जो इसे एक एल्डोज बनाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि इसको एल्डोज क्यों बनाता है, इसके समूह की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक सबस्टेंसेस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। जीवित जीवों का मूल पदार्थ क्या होता है? सेल, टिश्यू, प्रोटोप्लास्ट, ऑर्गेनेल। इसका सही उत्तर होगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो जीवित जीवों का मूल पदार्थ होता है। प्रोटोप्लास्ट होता क्या वो समझो। प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका का वह हिस्सा है जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्थित होता है और इसमें कोशिका की सारी आंतरिक संरचनाएं जैसे नाभिक, साइटोप्लाज्म और अन्य कोशिकीय अंग शामिल होती हैं। प्रोटोप्लास्ट कोशिका की जीवित और कार्यशील सामग्री को दर्शाता है जिसमें कोशिका की संरचना और कार्य की मुख्य गतिविधि होती है। तो ये प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है द नाइट्रोजीनियस बेस्ड प्रेजेंट इन डीएनए इज। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारक हैं, कौन कौन से होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही डीएनए के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन कौन से होते हैं। तो 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सभी उत्तर इसके सही हैं क्योंकि ये नाइट्रोजनस क्षार 4 होते हैं डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो ब्लड सर्कुलेशन किसने सबसे पहले समझाया था? रक्त परिसंचरण को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका सही आंसर है विलियम हार्वी। विलियम हार्वे ने ये सबसे पहले बताया था लगभग 1628 में। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन को विलियम हार्वी ने बताया था 1628 में। ये आप डेट भी याद रखें, ये सन भी याद रखें, क्योंकि ये ना अपना एक परीक्षण कर रहे थे हार्ट और वेसल्स को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके। तो तब जाके इनने ये 1628 में बता पाया था कि रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन जैसी भी कोई चीज होती है। किसने? विलियम हार्वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ द आर्किया बैक्टीरिया इज। आर्किया बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य झिल्ली में मौजूद फास्फोलिपिड हैं। आर्किया बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य झिल्ली में कौन से फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है फॉस्फोग्लिसराइड, दूसरा है पॉलीआइसोप्रेनॉइड, तीसरा ऑप्शन है पॉलीआइसोप्रेनॉइड ब्रांच चेन लिपिड्स और नेक्स्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीआइसोप्रेनॉइड ब्रांच चेन लिपिड। तीसरा उत्तर जो है इसका सही होगा। पॉलीआइसो क्या होता है ये समझो। पॉलीआइसोप्रेनॉइड ब्रांच चेन लिपिड एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं जो मुख्य रूप से आर्किया में पाए जाते हैं। इन लिपिड्स की संरचना में आइसोप्रेन यूनिट की श्रृंखला होती है जो एक ब्रांचिंग की संरचना बनाती है, जो एक चेन की संरचना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंटोज शुगर इज। पेंटोज शर्करा क्या है? पेंटोज शर्करा है डिहाइड्रो ऑक्सीटोन
दूसरा है ऑप्शन राइबोलोज, तीसरा है एरिथ्रोज, चौथा है ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा राइबोलोज। राइबोलोज एक प्रकार की पेंटोज शुगर होती है जो किसी भी कोशिका के लिए महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट में से एक है। अब ये इसके बारे में एक और तथ्य समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स में से एक होता है। यह शर्करा 5 कार्बन यानी C5H10O5 वाली शर्करा होती है, जो यह फास्फोरिब्यूलोज के रूप में केल्विन साइकिल में एक महत्वपूर्ण मध्यम वर्गीय यौगिक के रूप में कार्य करती है। तो ये एक मीडियम के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनट्स कंटेंट विद इन प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड, यानी प्रोटोप्लाज्म के भीतर निहित मिनट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनल्स, टिश्यू, साइटोप्लाज्म या फिम्ब्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनल, यानी अंग, कोशिका अंग जिसको बोला जाता है। राइबोसोम इज कॉल्ड एज, राइबोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तीनों ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्योंकि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का निर्माण का कारखाना। राइबोसोम को अक्सर प्रोटीन निर्माण कारखाना कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही इसका यूज किया जाता है। राइबोसोम जो काम करता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ व्हाट इज द काउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काउंट कितना होता है जब जन्म के समय प्रति घन मीटर रक्त में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 से 4 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 6 से 7 मिलियन एंड चौथा ऑप्शन है 10 से 12 मिलियन। तो इसका सही उत्तर होगा 6 से 7 मिलियन। यानी जब जन्म होता है किसी भी बच्चे का तो उसमें आरबीसी की लगभग कितनी संख्या होती है प्रति घन मीटर ब्लड में? तो 6 से 7 मिलियन होती है। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ यूबैक्टीरिया इज मेनली। यूबैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य झिल्ली में मौजूद फॉस्फोलिपिड मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? फॉस्फोग्लिसराइड्स, फॉस्फोआइसोप्रेनॉइड, फॉस्फोआइपोप्रोटीन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स इसका सही उत्तर होगा। फॉस्फोग्लिसराइड क्या होता है? फॉस्फोग्लिसराइड जो फॉस्फोलिपिड्स के रूप में भी जाने जाते हैं, कोशिका झिल्ली में मुख्य घटक होते हैं और लिपिड्स का एक महत्वपूर्ण समूह है। ये लिपिड्स ग्लिसरॉल, फॉस्फेट समूह और फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। विच चेंज इज कॉज्ड बाय डीनेचुराइजेशन। कौन सा परिवर्तन विकृतीकरण के कारण होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड, विस्कोसिटी इंक्रीज, सरफेस टेंशन इज अल्टरेड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये सब होता है। किसके कारण होता है? विकृतीकरण यानी डीनेचुराइजेशन के। डीनेचुराइजेशन की विकृतीकरण ये होता क्या है? का अर्थ है आनुवांशिक सामग्री डीएनए में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव। जब डीएनए में कोई असामान्य परिवर्तन होता है तो उसे विकृति कहा जाता है। यह परिवर्तन आनुवांशिक गुणसूत्रों जीन्स के भीतर उत्पन्न होते हैं और यह प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के माध्यम से अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्टेड हो गया कि विकृतीकरण क्या होता है। तो इससे ये तीनों काम हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, सरफेस टेंशन अल्टरेट हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन का सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये हमारे 25 जो एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट हो गए। अब लगभग 25 क्या होता है, फिर ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा एमसीक्यू डालते हैं तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है, इसलिए 25-25 क्वेश्चन करके अपन ज़्यादा वीडियो डालेंगे और आप लोग इसको जल्दी से कवर करते जाएं क्योंकि समय बहुत कम है। आपकी 15 तारीख जो है वो नज़दीक है और पेपर की डेट तय है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।